गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम हिस्ट्री के अंदर लेसन नंबर जो 3 है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन, इसके बारे में आपको जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बताएंगे। वैश्वीकरण, व्यापार और संस्कृति के विभिन्न देश आदान प्रदान करते हैं, इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। आज जो विश्व है पूरा एक छोटा सा गांव बन गया है, इस प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं शिलक मार्ग कि मध्य और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के जो रास्ते थे उसके मिलाने वाले रास्तों को शिलक मार्ग के नाम से जाना जाता है, और शिलक मार्ग के द्वारा ही ये जो देश थे आपस में अपना व्यापार करते थे, आवागमन करते थे। आगे है भोजन की वार्ता। स्पैगेटी और आलू के खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया के कारण पूरा जो विश्व था वो एक दूसरे के नज़दीक आया और भोजन की जो मात्रा थी वो लोगों को उपलब्ध हो पाई। आगे है आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ना। 1845 से लेकर 1849 के बीच में आयरलैंड के अंदर आलू का भयंकर भीषण अकाल पड़ा था। लगभग 10 लाख लोग भूख के कारण मारे गए थे, और इससे लगभग दुगने यानी कि 20 लाख लोग जो थे वो काम की तलाश में छोड़कर दूसरे देशों में चले गए थे। आगे आता है जैविक युद्ध। जैविक युद्ध में शत्रु को घातक नुकसान पहुंचाने के लिए उनको संक्रमित कर दिया जाता है ताकि उनको बड़े पैमाने पर उनका विनाश किया जा सके। पुर्तगाल और स्पेनिश के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले कि दक्षिण अमेरिका की जो सेना थी उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया था। इससे उसको उन्होंने दक्षिण अमेरिका को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, इससे काफ़ी तो जैविक युद्ध का जो पहली बार प्रयोग होने के कारण उन दक्षिण अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ, और जो दक्षिण अमेरिका था उसको ज्ञान न होने के कारण काफ़ी नुकसान होना पड़ा। और उससे पहले जो युद्ध होती थी वो जैविक युद्ध नहीं होती थी, इसीलिए जो ये था पुर्तगाली और स्पेनिश जो लोग थे उन्होंने दक्षिण अमेरिका की जो सेनाएं थी उनके ऊपर सबसे पहले जैविक युद्ध का प्रयोग किया था। दुनिया का सिकुड़ना। दुनिया का सिकुड़ने से अभिप्राय होता है कि विश्व के देशों में एक दूसरे के निकट आने की जो प्रक्रिया है, आवागमन है या संचार के जो तीव्र साधन हैं एक दूसरे के पास आते हैं, आवागमन करते हैं, तो इस कारण से दुनिया का सिकुड़ना यानी कि दुनिया का छोटा हो गया है। आगे है दास व्यापार कि दास का मतलब होता है गुलाम। आगे कह रहे हैं पुर्तगाली और स्पेनिश जो लोग थे उन्होंने जब विजय प्राप्त की तो वहाँ के नागरिकों को अपना गुलाम बना लिया। पहले वो इनसे काम लेते थे, बाद में इन्होंने क्या किया कि इन गुलामों को जब कोई पैसे देने वाला मिल जाता था तो इनका व्यापार कर लिया जाता था। उस कारण से इनका जो दासों का क्रय और विक्रय किया जाता था। उसके बाद है कारण लाभ। इस कानून के द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया था। खाने पीने की जो खाद्य पदार्थ की वस्तुएं थी उनकी कमी हो गई थी। आगे करें मांस का निर्यात। पहले जीवित जानवरों का ही मांस निर्यात किया जाता था, परंतु बाद में मृत जो जानवर थे उनका मांस भी निर्यात किया जाने लगा। आगे करें उपनिवेशीकरण। यूरोप की लगभग सभी शक्तियों ने इसमें भाग लिया और अपने क्षेत्रफल में वृद्धि करके अपने जो संसाधन थे उन्होंने बढ़ा लिया। 1890 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका जो थी उपनिवेशिक शक्ति बन गया था। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि किसी के ऊपर मतलब अपना नियंत्रण स्थापित करना, वहाँ के जितने भी संसाधन हैं उनको अपने लिए इस्तेमाल करना। अगर है मार्टिन स्टैनली, यह एक वहाँ का पत्रकार था और खोजी भी था। उन्होंने एक लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज की जो बहुत साल पहले ही दक्षिण अफ्रीका के अंदर चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी के संसार भर में चलने वाले जो जितने भी कार्य थे उनका मुख्य केंद्र बिंदु था, और जितनी भी गतिविधियां या जिस तरह जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में 1600 ईस्वी में आई। पहले वो व्यापार के माध्यम से आए, भारत के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया
और फिर पूरे भारत के ऊपर छा गए और लगभग इन्होंने भारत के अंदर 200-250 वर्षों तक शासन किया। अब है सूरत हमारे देश की सबसे पुरानी बंदरगाह है। सूरत 16वीं और 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर भारत का जितना भी जो व्यापार होता था, वो समुद्री जो व्यापार होता था, वो इसी बंदरगाह के द्वारा होता था। आगे असेंबली लाइन कि अमेरिका के कार निर्माता जो थे हेनरी फोर्ड, उन्होंने कार बनाने के लिए एक नई तकनीकी या एक नई विधि का इस्तेमाल किया। इसको असेंबली लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके क्या होता था कि हर जो कार जो बनती थी उसमें मतलब जल्दी समय में बन जाती थी, यानी कि 3 मिनट में एक कार बन करके तैयार हो जाती थी। अब आगे क्या आता है महामंदी। 1929 से लेकर 1933 तक विश्व खास करके अमेरिका के अंदर भीषण आर्थिक महामंदी से गुजरना पड़ा। इससे जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी लगभग ध्वस्त हो गई थी और इसने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। आगे कह रहा है कि ब्रिटेन वुड संस्थान, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन वुड की संतान माना जाता है। ये G77 विकासशील देशों का एक संगठन था। इसमें एशिया और अफ्रीका के जो वे देश थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, यानी कि नए जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की वो देश इसके अंदर शामिल किए जाते थे। आगे है आयात शुल्क। यह किसी दूसरे देश के ऊपर आने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर जो कर वसूला जाता है उन्हें आयात वसूल कहा जाता है। आयात का मतलब होता है कि हम जो कोई भी सामान मंगवाएं तो उसको आयात बोला जाता है। अगर हम कोई सामान दे रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, निर्यात बोला जाता है। और आयात और निर्यात के ऊपर जो कर या टैक्स जो लिया जाता है उसे शुल्क कहा जाता है। ठीक है। आगे करें बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहु का मतलब होता है ज़्यादा संख्या में होना और कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी। वे कंपनियां जिनका जाल एक से अधिक देशों के अंदर फैला हुआ है। आज जो पूरा विश्व है या बाजार है इन्हीं कंपनियों के ऊपर निर्भर करता है या इन्हीं कंपनियों का इनके ऊपर प्रभुत्व छाया हुआ है। आगे करें विनिमय दर। इस व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा के लिए विभिन्न देशों की जो मुद्राएं होती हैं एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। विनिमय दर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर, या जिसको हम बोल सकते हैं स्थिर विनिमय दर या अस्थायी विनिमय दर। अब बच्चों ये हमने जो इस लेसन की मुख्य बातें थी वो हमने की। अब मैं आपको इस लेसन के कुछ मुख्य जो क्वेश्चन है उनके बारे में बता रहा हूँ कि जैसे कार्ल लॉ को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या फैसला लिया कि जैसे कार्ल लॉ था मक्का की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। खाद्य पदार्थों की जो वस्तुएं थी उनकी जो कीमत थी आसमान को छूने लगी थी। इससे आम जनता थी वो क्या हुई, परेशान हो गई। तो सरकार ने कार्ल लॉ को समाप्त करने के लिए क्या होना पड़ा, विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा और उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब है अफ्रीका में लिंडरपेस्ट कानून कि दक्षिण जो अफ्रीका है इसके अंदर एक बीमारी चली थी पशुओं के अंदर जिसे लिंडरपेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा में जो हमारे मवेशी पशु थे वो काफ़ी मात्रा में मारे गए थे और इनके सहारे जो अपने व्यवसाय में लगे हुए लोग थे उनको काफ़ी धन माल का नुकसान होना पड़ा और वहाँ के जो लोग थे और काफ़ी मात्रा में पशु मरने के कारण बेरोजगार हो गए थे, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। आगे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि 1929 से लेकर 1933 तक विश्व के अंदर और ख़ास करके अमेरिका के अंदर जो आर्थिक महामंदी आई तो उसका भारत के ऊपर क्या हुआ। तो एक तो कृषि वस्तुओं का जो आयात था और तैयार माल था उसका आयात करना पड़ा। महामंदी के कारण जो व्यापार था लगभग घट करके आधा रह गया था। भारतीय कृषि उत्पाद की जो कीमतें थी उसमें भारी गिरावट आ गई, गेहूं की कीमत लगभग आधी आ गई थी। तीसरा ये था कि बंगाल में कच्चे जूट का जो उत्पादन होता था जिससे टाट और बोरियां बनाई जाती हैं, इस विश्व महामंदी के कारण जो जूट का जो निर्यात था वो बिल्कुल बंद हो गया था।
भारत के शहरीकरण में महामंदी के अधिक दुखदाई नहीं है। कीमतें गिरने के बावजूद बहुत से लोगों ने इसके जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे वे लोग शामिल थे जिनकी आय निश्चित थी। अब आगे बता रहे हैं कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास में दो उदाहरण थे। मतलब खाने के जो पदार्थ हैं इसके इतिहास में दो उदाहरण क्या क्या हुआ। एक तो मांस का जो निर्यात था उसके ऊपर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा ये था, दूसरा विभिन्न खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान, कि जितने भी खाने पीने की वस्तुएं थी वो संसार के लगभग दूसरे देशों में ले जाने लगी। किसके द्वारा? कि परिवहन या तीव्र जो गामी संसाधन थे उनके द्वारा। अब मैं बता रहा था कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का अर्थ क्या है। कि ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 के अंदर विश्व के अंदर अमेरिका और न्यू हैम्पायर के ब्रिटेन वुड्स स्थान पर हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो और इस जो विश्व की आर्थिक महामंदी थी इसे उबरना था। अब आगे आता है कि जीव विकासशील देशों का से आप क्या समझते हैं? जीव विकासशील देशों का एक संगठन है। यह मुख्यतः एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्र थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में के अंतिम 5-6 दशकों के अंदर साम्राज्यवादी देशों से मुक्ति मिली थी या आज़ादी मिली थी। तो ये हमारे इस लेसन की मुख्य बातें थी। मैंने बताया कि आपको सभी को समझ में आ गई होगी। और एक ये जो 1929 की और 1933 की जो आर्थिक महामंदी थी इसका प्रभाव क्या हुआ, असर क्या हुआ? तो एक तो अति उत्पादन हो गया ज़्यादा मात्रा में। एक जो शेयरों के मूल्य थे उनके अंदर गिरावट आ गई और जो विश्व के जितने भी बैंक थे उनका बंद हो गया। और सभी देशों में क्या आ गई कि लोग बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी के कारण लोगों के क्रय शक्ति भी कम हो गई। जिनका पूरा जो तैयार माल था उसको आधे पैसों में देना पड़ा। धीरे धीरे विश्व के अन्य जो पूंजीवादी देश थे उसका दुष्चक्कर चल पड़ा। इस प्रकार आर्थिक महामंदी ने गंभीर रूप धारण कर लिया और ये इस महामंदी के क्या थे, प्रभाव थे। तो इस जो लेसन की मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताई। एक ये था कि भारत में जो अनुबंधित जो मजदूर थे, दास व्यापार था, उसको अनुबंध कब समाप्त किया गया, मतलब दास प्रथा को कब बंद कर दिया गया? 1921 में जो दास प्रथा थी उसके ऊपर पूर्ण रूप से पाबंदी लग गई। एक ये था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। इसके अंदर कौन सा देश शामिल नहीं हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्मनी जो देश था वो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल नहीं हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत ही इस लेसन की मुख्य बातें बता रहा हूँ आपको कि जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई, जुलाई 1944। एक मैं बता रहा हूँ कि विश्व के अंदर आर्थिक महामंदी, जैसे मैंने 2-3 बार पहले बता दिया, 1929 से लेकर 1933 तक रही। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आयरलैंड में जो भीषण अकाल था वो कब पड़ा। इसमें पहले बताया था मैंने कि 1840 के दशक में पड़ा था, यानी कि 1845 से लेकर 1849 तक। एक मैंने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर लिंडर पेस्ट की जो बीमारी थी वो कब आई। तो ये 1890 के दशक में जो बीमारी थी लिंडर पेस्ट की दक्षिण अफ्रीका के अंदर आई थी। विश्व में जो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब और कहाँ हुई? 1929 से शुरू हुई थी और 1933 तक हुई। एक ये था त्रिनिदाद का जो होशेका नामक उत्सवी जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? तो ये मुरम जो है वहाँ पर लगता है। तो लगभग इस लेसन की जो मुख्य बातें थी वो मैंने बताई। बाकी जो क्वेश्चन है आप बुक से याद कर लेना। तो इतना ही, थैंक यू।